तो आइए दोस्तों अब अपना अगला काम कर लें। सीएमए फाउंडेशन अकाउंटिंग का न्यू सिलेबस जो 2022 का, उसके हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। सीएमए स्टडी मटेरियल अपना निकाल लीजिए। सीएमए स्टडी मैट जो नए वाला है उसके हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों ये हमारा मेरे ख्याल से 8वां या 9वां सेशन है, देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8वां सेशन है हमारा ये, और नहीं 9th सेशन है, ठीक है। तो 9th सेशन है हमारा ये, और इसमें इससे पहले हमने 80 तक क्वेश्चन सारे के सारे कर डाले हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सारे के सारे एमसीक्यूज, सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चन जो वन लाइनर्स हैं वो सब करने वाले हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। लगातार पूरा का पूरा हम ये सीएमए फाउंडेशन का सिलेबस जो है, नए सिलेबस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। आगे लिखा क्या है देखते हैं। व्हेन इज द ट्रायल बैलेंस नॉर्मली प्रिपेयर्ड? कब करते हैं प्रिपेयर जी? साल के अंत में ही होता है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। अच्छा, लिखा एट द एंड ऑफ द ईयर भी है, बट ईयर कौन सा भाई? वो तो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फ्रीक्वेंटली हो ही नहीं सकता, एट द एंड ऑफ द मंथ हो ही नहीं सकता। तो आंसर जो करेक्ट है वो ये है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, राइट। तो कई बार लोग कैलेंडर ईयर को ही अपना अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं, बट क्वेश्चन में हमें क्लियर कट दिखना चाहिए, वो आंसर वही लिखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूं यहां से। और ये क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो डेबिट बैलेंस में सारे के सारे एसेट और एक्सपेंसेस क्या होता है? ढूंढ लो भैया, एसेट या एक्सपेंस कौन सा है। कैश नजर आ रहा है, कैश एक एसेट है और इसी का डेबिट बैलेंस होगा। बाकी में क्रेडिटर है, वो लायबिलिटी, अनअर्न्ड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी एक लायबिलिटी है। रेंटल इनकम, इसके भी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो भैया डेबिट बैलेंस किसके हैं? केवल एसेट या एक्सपेंस के, और एसेट, एक्सपेंस और लॉस में से एक एसेट हमें यहां दिया हुआ है। नेक्स्ट, इन ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड? तो लायबिलिटीज, इनकम्स एंड गेन्स एंड कैपिटल ढूंढ लो भैया, कहां पर है? अक्रूड एक्सपेंस, हालांकि इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा होना चाहिए था, लेकिन अक्रूड एक्सपेंस लिखा, इसी को मान लो भैया लायबिलिटी है। ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ये बन गई लायबिलिटी, क्योंकि बाकी तो सारे एसेट हैं। डेबिट बैलेंस बैंक का, इक्विपमेंट भी एसेट है, इसका ही डेबिट बैलेंस, कैश भी एसेट है, इसका डेबिट बैलेंस। तो सीधा ही हमें नजर देखना था क्या, कौन सी लायबिलिटी, कौन सी इनकम, कौन सी कैपिटल। तो वही सीधा हमने आंसर देख लिया, इसीलिए फटाफट से आंसर हमें दिख गया। अब चलते हैं जी आगे, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अ ट्रायल बैलेंस शोज अप ऑन बोथ द इक्वल साइड ऑफ द क्रेडिट एंड डेबिट कॉलम। बहुत बढ़िया। अगर डेबिट बैलेंस और सारे क्रेडिट बैलेंस का टोटल मिल जाए, तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया, ट्रायल बैलेंस ओनली शोज द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। वो केवल और केवल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ही बताता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता। इस बात को आप ध्यान रखिए, राइट। तो जो भी यहाँ चीज बताई जा रही है वो केवल और केवल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में ही बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि भले ट्रायल बैलेंस मिल गया, यानी टैली हो गए दोनों, लेकिन फिर भी यहां पर बहुत बहुत हाई चांसेस हैं कि यहां पर गलती मिल सकती है, प्रिंसिपल एरर्स मिल सकते हैं, राइट। तरह तरह के एरर्स मिल सकते हैं। तो दैट मीन्स दो दी ट्रायल, तो कुछ अजीब ही लिखा है, दिस मीन्स दैट दो दी अरिथमेटिक इज करेक्ट। दो की लिखने की जरूरत नहीं है, दिस मीन्स दैट द अरिथमेटिक इज करेक्ट, बस यही है। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी ओनली अ सिंगल, देयर आर स्टिल पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं भाई ये वाले स्टडी मटेरियल वाले भी। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी ओनली, ये तो अजीब ही लग रही है लाइन, एरर इन द शीट, छोड़ दो इसको। बट ये आंसर गलत है सीधा, ठीक है। आंसर हमारा ए ही है। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी मोर देन वन एरर, ये भी गलत है। दिस मीन्स दैट देयर वुड बी नो एरर इन द शीट, ये भी गलत है। तो थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है लिखने में, बट पहले वाले के अंदर जो है हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पर सीधा सही नजर आता हुआ कि इसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, यही ट्रायल बैलेंस बताता है, और यहाँ पर एरर मिल सकते हैं, स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ सम एरर्स। तो अब आप सोचोगे सर ये बी भी हो सकता था, बट बी के अंदर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना। अगर क्लियर कट लिखा होगा एग्जामिनेशन में ऐसी दिक्कत नहीं आती, ऐसी गलतियां नहीं करते, बट यहाँ इन्होंने स्टडी मटेरियल में गलती की हुई है, कोई बात नहीं। आगे चलता हूँ मैं अब। डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन क्या होता है भैया? पूरे हमने एक बड़े से एसेट को खरीद लिया, और जैसे मैंने बताया था गोइंग कंसर्न के कारण क्या होता है, हम फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट को डिवाइड करते हैं, और फिक्स्ड एसेट को हम क्या कहते हैं
कि हम इसे कई सालों में राइट ऑफ करेंगे। वो बेसिकली जब हम राइट ऑफ करते हैं, डेप्रिसिएशन को दिखाते हैं, तो एक बिल्डिंग है, मान लो हमने कहा जी 20 लाख की खरीदी, 20 साल चलेगी एग्जाम्पल, तो हम हर साल 1 लाख रुपया दिखाएंगे, वो 1 लाख हम खर्चे में एलोकेट कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे जी एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर 20 ईयर्स, यानी 20 सालों में हमने उसे स्प्रेड कर दिया, तो हर साल 1 1 लाख, तो इस हिसाब से उसे बोलते हैं एसेट एलोकेशन। तो डेप्रिसिएशन प्रोसेस किस चीज का है? डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एसेट वैल्यूएशन, नो, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। यही मिल गया। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, नो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट, नो, तो आंसर सीधा है हमारे पास बी। अच्छा जी, आगे क्या लिखा है, लेट अस चेक दैट। इन केस द डेप्रिशिएबल एसेट्स आर रीवैल्यूड, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन। एसेट को जब आप रीवैल्यू करते हो, डेप्रिशिएबल एसेट को, तो कैसे रीवैल्यू करते हो भाई? जितनी उसकी बची हुई लाइफ है, और उसी के हिसाब से चेक करते हो कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, करेक्ट? तो वो चेक करते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट वो भी है एक चीज, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट को नहीं देखते, रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। डेप्रिशिएट वैल्यू ऑफ द एसेट, नहीं, उसको भी नहीं देखते। द रीवैल्यूड अमाउंट अभी आ गया। मार्केट वैल्यू कितनी है वो अलग है, लेकिन हमने रीवैल्यू कितना किया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। क्यों? क्योंकि कई बार आप एक मशीन खरीदते हैं और आपको लगता है कि यार ये तो 10 साल चलती है नॉर्मली, लेकिन जिस कंपनी ने उसे लिया वो इतने सलीके से उसे चला रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे चला रही है, जिसके अंदर उसके अंदर जो डैमेज था वो हुआ ही नहीं, बढ़िया तरीके से वो चली और उसकी लाइफ बढ़ गई। ऐसा भी होता है, राइट? लाइफ बढ़ कैसे गई? क्योंकि उसको आपने सहेज के चलाया। जैसे कई लोग स्कूटर लेते हैं तो बड़े गंदे तरीके से चलाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रेस देते हैं, ठीक है, और स्कूटर की मशीनरी की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल एक ही स्पीड पे चलाते हैं, चाहे 50 पे चलाई, 60 पे चलाई, एक ही स्पीड पे चलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसको रेस वगैरह नहीं देते, उसकी सही समय पर केयर करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, तो वही चीज़ 10 की बजाय 15 साल चल जाती है, राइट? तो इसी कारण से लिखा है कि हमने उसका रीवैल्यूएशन किया उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर उसका रीवैल्यूएशन किया है और उसका एस्टिमेशन किया। दैट मीन्स द आंसर शुड बी डी। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। लिखे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। इंटरनल कॉजेज तो बड़े सिंपल से हैं कि हमारे कारण कौन से हो रहे हैं। हमारे कारण तो यही हो रहा है कि वेयर एंड टेयर हो रहा है, हम उसे यूज करते जा रहे हैं और वेयर एंड टेयर हो रहा है। बोथ ए एंड बी भी लिखा है, बी भी चेक कर लेते हैं। डिप्लीशन और एग्जॉस्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोल है, उसके अलावा आपका गोल्ड है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, ठीक है ना, ये सारी इमेजेस वगैरह भी दिखाई थी पूरी। तो ये जो है इनको डिप्लीशन कहा जाता है, क्योंकि उसमें से एक बार रिसोर्सेज में से चीज़ें निकल गई, उसके बाद काम खत्म, उसके बाद तो नहीं बचना ना। तो इसीलिए ये दोनों ही इंटरनल कॉजेज हैं। आंसर इस हिसाब से सी हो गया, तो मैं इन दोनों को हटा के सीधा सी को मार्क कर देता हूँ। ए एंड बी इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आता हूँ। विच आर द मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन प्रेस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट तो दो चीज़ों को ही बोलता है भैया, एसएलएम यूज़ कर लो या रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 तो यही इक्वल इंस्टॉलमेंट और इसको यूज़ करता है, रिटर्न डाउन वैल्यू को, और किसी को वो कंसिडर नहीं करते। तो ये आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। गुडविल, लैंड, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, बोथ बी एंड सी। भाई ऐसे तो गुडविल को भी नहीं करते, राइट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ है। गुडविल को भी राइट ऑफ किया जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से ये आंसर ये गलत लिखा है, क्योंकि लैंड पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता और इन्वेंट्री पर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। इन्वेंट्री तो करंट ऐसे, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? तो मेरे हिसाब से तो भैया ये ऑल ऑफ दी अबव आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि गुडविल को भी राइट ऑफ किया जाता है, आप उसे डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हम उसे, एक और इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि आपने अगर किसी की परचेज गुडविल ली, मैंने आपको सिखाया था कि गुडविल दो तरीके की होती है, सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। तो अगर मैंने परचेज गुडविल ली है तो उसी को मैं धीरे धीरे करके राइट ऑफ करूंगा, और वहां पर उसी तरह से जैसे आईपीआरस होते हैं उनके लिए हम पैसा खर्च करते हैं तो उनको भी हम राइट ऑफ करते हैं। मगर आप गुडविल उसे कहना चाहें, गुडविल को वैसे डेप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो अगर मान लो इसी के हिसाब से भी देखें तो एक
ये है कि आप इसे कहेंगे राइट ऑफ तो करते ही हैं, इसीलिए आप उसे डिप्रिसिएशन की तरह ट्रीट कर लो। तो बी और सी आंसर हो भी सकता है, ठीक है। सो इन्हीं के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, फिलहाल इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर शुड बी डी, बोथ बी एंड सी पर आप यहाँ टिक कर दीजिए। ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ इनोवेशन हो गई, कोई नई इन्वेंशन कर दी गई, और फिर अभी आपने लिया था, मान लो कोई एक मशीनरी ली थी, अब आपने अचानक से देखा कि एक नई मशीन मार्केट में आ गई, वो उससे भी एडवांस्ड है और उससे भी सस्ती, तो पुरानी मशीनरी जो आपने ज़्यादा पैसे में ली थी, जिसकी कैपेसिटी भी कम है, तो उसकी वैल्यू तो घटेगी, वो ऑब्सोलिसेंस कहलाती है। तो देखते हैं इसके पीछे क्या लिखा है, वैल्यू इसके अंदर डिक्लाइन क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, रीज़न पूछा है, वियर एंड टीयर, रिफ्लेक्स ऑफ टाइम, इसका इनोवेशन एंड इन्वेंशन। तो इसका रीज़न क्या हो गया जी, इनोवेशन एंड इन्वेंशन। सो दिस आंसर इज ऑल्सो डी। सो मेरे दोस्तों, हम ये पूरा का पूरा CMA फाउंडेशन का जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, हमारी जो क्लासेस हैं वो भी आपके लिए अवेलेबल है। आपको अगर कोई हमारी CMA फाउंडेशन में अकाउंट्स, लॉ, इको कुछ भी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नंबर दे दिया है, वो आप वीडियो में चेक करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको उसकी पूरी डिटेल्स जल्द से जल्द मिल जाएगी। और मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।